नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जी के गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आज तारीख है आपकी 22 मार्च 2025 और आज की तारीख में आज की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी आज की आपके जो करंट अफेयर्स में जो टॉप जो न्यूज़ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉप न्यूज़ के बारे में। तो आज की न्यूज़ हमारी है कि राष्ट्रपति ने रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान की। अब इस वीडियो में जानेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा किन किन व्यक्तियों के द्वारा रामनाथ गोयनका पद आपके पुरस्कार है वो जारी किए गए थे। तो बात करेंगे सबसे पहले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 19वीं रामनाथ गोयनका पत्रकारिता में उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किए। तो इससे पहले आपके जो क्वेश्चंस बनता है कि आपके जो रामनाथ गोयनका आपके पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में आपके जो पुरस्कार है वो आपके दिया जाता है। फिर बात करेंगे कि ये पुरस्कार उन पत्रकारों को दिए जाते हैं जो सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक रिपोर्टिंग के मूल्यों को बनाए रखते हैं। आज तक की इन विशेष संवाददाता मृदुलिका झा को 2023 में उनकी स्टोरी के लिए और हिंदी कैटेगरी के रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया। यह अवार्ड आपके जो डंकी रूट है, ये आपके जो अवार्ड है वो डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाने की चाह रखने वाले हरियाणा और पंजाब के युवाओं पर की गई जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। अपने संस्थापक रामनाथ गोयनका के शताब्दी वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में इंडियन एक्सप्रेस समूह ने पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका को उत्कृष्ट पुरस्कार की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें कौन सी बात याद रखना, एक तो याद रखना कि ये जो पत्रकार पुरस्कार है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था, तो याद रखिएगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था। कौन सा पुरस्कार है, तो आपके कहेंगे कि 19वां पुरस्कार है। किसे दिया गया था, तो आपके याद रखिएगा कि आज तक की जो आपके जो संवाददाता है वो आपके मृदुलिका झा है, उनको दिया गया था। और उनकी 2023 की जो स्टोरी है उनके ऊपर दिया गया था, और वो भी डंकी रूट पर जो लोग जाते हैं उनके ऊपर आपके जो पुरस्कार है वो आपके दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज आएगी कि आपकी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने मुंबई में स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS सूरत का किया दौरा। ठीक है, तो इस खबर को हम डिटेल के साथ जानेंगे। तो इस खबर के बारे में बात करेंगे तो आपके न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, क्रिस्टोफर आपके लक्सन ने गुरुवार को मुंबई की जो नौसेना डॉकयार्ड है वहाँ पे भारतीय सेना की जो नवीनतम स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत INS सूरत का दौरा किया और उनके साथ रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल ग्रेनिन गेल्डिंग भी थे। ठीक है, यानी कि वो आपके जो प्रधानमंत्री वो खुद भी थे और इनके साथ जो उनके जो आपके नौसेना के जो प्रमुख थे वो दोनों आपके जो भारत दौरे पे थे। और बात की जाए कि पश्चिमी नौसेना कमान के जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जय सिंह ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ठीक है, करके उन्हें भारतीय सेना की क्षमता के बारे में जानकारी दी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 19 से 24 मार्च तक भारत के दौरे पर आए। इसी समय रॉयल न्यूजीलैंड नौसेना के जहाज HMNJDS के कहा ने भी मुंबई के पश्चिमी तट पर लंगर डाले थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। नेक्स्ट आपके न्यूज़ आने वाली है कि आपकी प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके जो अभी बाद में आपके जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है वो क्या है, तो याद रखिएगा कि ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और अब की बार किसे दिया जाने वाला है, तो याद रखिएगा कि जो मूर्तिकार है राम सुतार है उसको देने का जो निर्णय है वो आपके दिया गया है। यदि बात करेंगे आपके जो महाराष्ट्र सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो निर्माता है वो प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी आपके महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसकी घोषणा की और श्री राम सुतार
पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है। याद रखेगा कि इन्होंने पहले पद्म भूषण पुरस्कार भी जीता है और साथ ही उन्होंने 182 मीटर ऊंची प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया था। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और पुरस्कार के रूप में इन्हें 25 लाख रुपए और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। तो याद रखेगा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है उसमें कितनी राशि दी जाती है। तो याद रखेगा कि आपके जो 25 लाख रुपए की राशि है वो आपके प्रदान की जाती है। अगला है कि श्री सुतार अपने बेटे के साथ ही कई प्रमुख जो परियोजना में जुड़े रहे। इनमें अयोध्या में भगवान श्री राम की जो 251 मीटर ऊंची प्रतिमा, बेंगलुरु में जो भगवान शिव की जो 153 फीट ऊंची प्रतिमा और पुणे की मूसी में छत्रपति संभाजी महाराज की 100 फीट ऊंची प्रतिमा भी शामिल है। तो इनकी जो कुछ प्रतिमाएं जो महत्वपूर्ण है वो आप थोड़ी ध्यान रखिएगा किसकी है। तो याद रखिएगा कि मूर्तिकार है वो राम सुतार है, उसकी जो मूर्ति है वो आपके इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 6.7% दर से बढ़ेगी। ये आपकी जो S&P ग्लोबल की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है। तो जानेंगे कि क्या है आपके, तो कि S&P ग्लोबल रिपोर्ट है, ग्लोबल रेटिंग है, उनके अनुसार उन्होंने कहते हैं कि गुरुवार में कहा गया कि वित्त वर्ष 2025 में जो भारत की जो जीडीपी है वो 6.7% दर से बढ़ेगी और यह एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेज बढ़ने वाली आपकी अर्थव्यवस्था रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने भी ये भी कहा कि भारत का यूएस के प्रति कम एक्सपोजर होने के चलते ट्रैफिक का असर कम होगा और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियां मजबूत वृद्धि और क्रेडिट क्वालिटी के कारण सुरक्षित है और अधिकांश कंपनियां बढ़ती हुई लिक्विडिटी के कारण अनश्योर आपकी फंडिंग हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो याद रखिएगा कि भारत की जीडीपी अभी जो वर्तमान में आपके जो बढ़ने की जो संभावना है वो कितनी बता रहे हैं, तो आपके 6.7%। नेक्स्ट आपके पास आपके जो खबर है कि AFMS है और निमहंस ने समझौते ज्ञापन कर आपके हस्ताक्षर किए। तो याद रखिएगा कि आपके इसमें कौन सा समझौता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे आपके जो सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा यानी AFMS, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहंस और नए सैन्य कार्मिक और उनके परिवारों के लिए अनुसंधान, प्रशिक्षण और विशेष मानसिक स्वास्थ्य सहायता पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक सजन वाइस एडमिरल आरती सरीन और निमहंस के निदेशक है आपके डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति ने एक समारोह में हस्ताक्षर किए। AFMS और निमहंस के बीच में सहयोग मानसिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, चिकित्सा कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण आयोजित करने और सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों और उनके परिवारों और उनकी आश्रितों के सामने आने वाले जो मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान हेतु अभिनव कार्यक्रम विकसित करने पर ध्यान केंद्रित होगा। इसमें तो जो सारी बातें हैं इस जो MOU का जो मुख्य उद्देश्य आपके रहने वाला है, तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके है कि DPIIT और यस बैंक ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए की साझेदारी। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने यस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और इस सहयोग का उद्देश्य है कि आपके नवाचार को प्रोत्साहन देना, भारत में उत्पाद स्टार्टअप और इनोवेटर्स और उद्यमियों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करना। यह समझौते DPIIT की स्टार्टअप इंडिया की पहल और यस बैंक की वित्तीय विशेषताओं का लाभ उठाएगी ताकि शुरुआती चरण के
उद्यमों के लिए बाजार संपर्क, फंडिंग की उपलब्धता, मार्गदर्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता की सुविधा मिल सके। स्टार्टअप को यस बैंक ने हेड स्टार्टअप कार्यक्रम से लाभ होगा, जो कार्यशील पूंजी, क्रेडिट पहुंच और नकदी प्रवाह प्रबंधन सहित बैंक के वित्तीय समाधान प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें यस बैंक के व्यापारिक नेटवर्क, रणनीतिक साझेदारी और उद्योग विशेषता तक पहुंच मिलेगी, जिसमें वे परिचालन बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से आकर्षित रहेंगे। तो आप सभी इस बातों को आप ध्यान से पढ़ भी सकते हो, इसको अपने अच्छे से आपको समझ सकते हो। अगला है आपके कि DPIIT और क्रीडिंग ने भारत के विनिर्माण और IT स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए करी साझेदारी। तो बात करेंगे इसके बारे में कि आपकी भारतीय सरकार ने उद्योग संवर्धन और व्यापारिक विभाग यानी कि DPIIT और कंट्रील सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में नवाचार हेतु तेजी लाने और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर साइन किए। यह साझेदारी डिजिटल रूपांतर और जेनरेटिव AI समाधान में क्रीडल की विशेषज्ञों का लाभ उठाकर विनिर्माण और IT क्षेत्रों में स्टार्टअप का सहयोग करने और पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस साझेदारी के अंतर्गत स्टार्टअप मेंटरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग और बाजार पहुंच के माध्यम से सशक्त बनाएगा। साथ ही और ये जो सभी बातें हैं वो उनकी विशेषता दे रखी है, तो आप थोड़ा इसमें ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ेंगे हम कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले जो भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति दी। यानी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए जो कम मूल्य वाले जो भीम UPI पीयर टू मर्चेंट यानी P2M पीयर टू मर्चेंट लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन को मंजूरी दी। यह योजना आपके वित्त वर्ष 25 में 200 बिलियन के लक्ष्य वॉल्यूम को प्राप्त करने के लिए भीम UPI प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की जाएगी। यह पहली बार है कि जब केंद्र ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भीम UPI प्रोत्साहन की रूपरेखा के संदर्भ में छोटे और बड़े व्यापारियों को परिभाषित किया। केंद्र ने छोटे व्यापारियों के द्वारा की गई 2000 रुपये तक के जो लेन देन मूल्य के लिए 0.15% का प्रोत्साहन दर निर्धारित किया, जबकि समान मूल्य पर बड़े व्यापारियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और 2000 रुपये अधिक के लेन देन पर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी। नेक्स्ट आपके हो जाएगा कि आपके CDOT ने समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम की किया है आपके शुभारंभ किया है। ठीक है, तो बात करेंगे इसके बारे में कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट और टेलीमेटिव यानी कि CDOT ने दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के साथ समर्थ इंक्यूबेशंस कार्यक्रम शुरुआत किया। तो याद रखेगा कि इन दोनों के बीच में कौन सा जो कार्यक्रम हुआ, तो याद रखेगा कि समर्थ है वो हुआ केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी आपकी DPIIT के साथ पंजीकृत स्टार्टअप ही समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए पात्र हैं। चुने गए स्टार्टअप को 5 लाख तक का जो अनुदान मिलेगा। तो याद रखेगा कि जो इस स्टार्टअप को चुना जाएगा उनके लिए कितना अनुदान दिया जाएगा, तो याद रखेगा कि 5 लाख रुपए आपके दिया जाएगा। साथ ही देश में ही CDOT कैंपस में 6 महीने की अवधि के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित कार्यस्थल मिलेगा। उन्हें CDOT के लैब सुविधा तक भी पहुंच प्राप्त होगी। CDOT के तकनीकी नेताओं और उद्योग विशेषज्ञों द्वारा उनके मार्गदर्शन दिया जाएगा और यदि उनका चयन किया जाता है तो स्टार्टअप को CDOT अनुयोगी संस्थान कार्यक्रम के तहत भविष्य में सहयोग के लिए आपके अवसर भी आपको इन्हें दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आपकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी आपकी कि इंदौर में भारत का जो पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP
यानी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है वो आपके स्थापित किया जाएगा। तो जानेंगे इसके बारे में कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। मध्य प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का जो पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल आधारित जो हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ आपके हुआ है। यह परियोजना शहर के नगर पालिका क्षेत्र में हरित जो अपशिष्ट है को मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करेगी तथा शहर को कचरा मुक्त दर्जा प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेगी। 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किए गए आपके जो स्वच्छ भारत मिशन कब किया गया आपके 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण का लक्ष्य 2026 तक देश के सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त का दर्जा हासिल करना है। इंदौर नगर के नगर निगम की नवीनतम पहल स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण लक्ष्य को प्राप्त करना है। हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना इंदौर नगर निगम और स्टॉक निगम इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की जा रही है। नगर निगम में इस सुविधा के लिए भूमि आवंटित करेगी और अपने क्षेत्र के हरित अपशिष्ट को प्रसंस्करण यंत्र तक पहुंचाएगी। हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण यंत्र के निर्माण और प्रबंधन के लिए निजी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके प्रश्न है आपके कि जिम्बाब्वे की जो क्रिएटिव कॉवेंट्री के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। यानी जिम्बाब्वे की जो क्रिस्टी कॉवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का अध्यक्ष आपकी चुना गया। IOC के इतिहास में 41 वर्षीय क्रिस्टी महिला पहली अध्यक्ष हैं। कल ग्रीस के IOC के 144वें सत्र में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। क्रिस्टी कॉवेंट्री नॉर्वे के IOC अध्यक्ष थॉमस बाक का स्थान लेगी, जिनका 12 साल का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर 23 जून को आपके समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपके है कि संजू सैमसन पूरी तरह से फिट होने तक IPL में राजस्थान रॉयल की कप्तानी करेंगे रियान पराग। यानी इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL T20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल ने घोषणा की कि रियान पराग पहले 3 मैचों में टीम का नेतृत्व करेंगे। पूरी तरह से अगर स्वस्थ होने के बाद संजू सैमसन टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस ने भी रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक मैच के लिए प्रतिबंध है। 18वां IPL शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में आपके जो खेला जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा आपके। नेक्स्ट आपके पास है कि विश्व गौरैया दिवस 2025, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो विश्व गौरैया दिवस के बारे में बात करेंगे कि हर साल आपके 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। विश्व गौरैया दिवस यह याद दिलाने का एक अवसर है कि हमारे छोटे पंखों वाले मित्र को बचाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह ज़्यादा हरियाली लगाने, कीटनाशकों के उपयोग को कम करने या सुरक्षित घोंसलों बनाए जैसे छोटे छोटे प्रयास हमें हर कदम पर करने चाहिए, ताकि और इसी के आपके मायने रखते हैं। विश्व गौरैया दिवस मनाकर हम इन छोटे पक्षियों को हमारे जीवन में वापस ला सकते हैं और प्रकृति और मानवता के बीच में सामंजस्य बनाए रख सकते हैं। विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत नेचर फॉरएवर नामक एक पक्षी संस्करण संगठन 2010 में की गई थी, जिसका उद्देश्य गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और 2012 में घरेलू गौरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारी बात आपकी जो आज की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी हमने आज क्लास में करी है। आई होप कि जितनी भी बातें करी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगा है तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। धन्यवाद।